इश्यू ऑफ शेयर्स वाले पार्ट में कुछ तो शुरू के बेसिक्स है। बेसिक के सारे एंट्रीज आप लोग को आते हैं बराबर, कि क्या होता है क्या नहीं होता है इशू के टाइम में, एप्लीकेशन के वक्त में, अलॉटमेंट के वक्त में, फर्स्ट कॉल के वक्त में, ये सब पार्ट आप लोग को ऑलरेडी आता है। मतलब अगर सवाल में एट पार क्वेश्चन आया तो आप लोग तो चैंपियन हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चैंपियन वाली बातें है। ठीक है, कोई भी इशू होने वाली नहीं है। प्रीमियम में जब इशू होता है तो एक नया अकाउंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ठीक है, क्या इसके बारे में कोई डाउट्स? नहीं। शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल वो हमेशा किस में होती है? फेस वैल्यू में। कभी भी शेयर कैपिटल का वैल्यू प्रीमियम में नहीं हो सकता है। मैंने डिस्काउंट वर्ड क्यों नहीं बोला? क्योंकि डिस्काउंट में तो शेयर्स इशू ही होता नहीं है। बट डिस्काउंट में शेयर्स इशू होता है कब? मैंने कहा कि शेयर्स वैसे तो डिस्काउंट में इशू होना पॉसिबल नहीं है, बट री इशू के वक्त में, यस वेरी गुड, री इशू के वक्त में क्या होता है? री इशू के वक्त में डिस्काउंट में इशू होना पॉसिबल है। ठीक है, तब अलाउड है। ठीक है, मतलब री इशू का जो है वैल्यू, उसमें डिस्काउंट का पॉसिबल है। बट मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा री इशू के वक्त में? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है री इशू के वक्त में? जितना अपन ने मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है? री इशू के वक्त में डिस्काउंट में इशू करना पॉसिबल है क्या शेयर्स को? हाँ। तो मैंने सवाल यही है कि मैक्सिमम कब, मैक्सिमम अमाउंट कितना डिस्काउंट दे सकता है? बताइए, मैक्सिमम वैल्यू कितना डिस्काउंट दे सकता है? बताइए, बताओ रिदम। कितना री इशू हुआ, ये क्या बात? जितना वैल्यू फोरफीट हुआ। भाई जितना का मेरा फायदा हुआ, फोरफीट का मतलब क्या है? कंपनी को जितना का वैल्यू फायदा हुआ, अगर उसको री इशू करना है तो उतना जितना उसका फायदा हुआ उतना ही तो वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे पाएगा। सही बात या गलत बात? सही बात है एकदम। समझ में आया क्या? मैं आप लोग को हर एक पार्ट से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए चार पार्ट। ठीक है। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर्स के अलावा ऐसे कोई चैप्टर है जिसको वापस रिकॉल कराना जरूरी है? हो जाएगा ना? बोलो बोलो। ठीक है, सोच के बाद है ना, कोई इशू नहीं है। बाकी तो डेथ का वन शॉट शॉट दिया हुआ है, डिसोल्यूशन का वन शॉट दिया हुआ ही है, फिर इशू ऑफ शेयर्स में मोटा मोटी दिया हुआ ही है, फिर डेथ का दिया हुआ ही है, कैपिटल एडजस्टमेंट का वन शॉट दिया हुआ है, एडमिशन का बेसिक्स का वन शॉट दिया हुआ है। तो ऐसे कई सारे वन शॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है, बट उसके बावजूद भी अगर कुछ बाकी है तो बता देना। ठीक है, लाओ। ये समझ में आ गया आप लोग को री इशू के वक्त में? ठीक है, फोरफीचर के वक्त में समझ में आ गया परफेक्टली। अब मुद्दा ये है कि और क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, मेरा कुछ कुछ सवाल है, पहले वो हमको बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, शुरू में जब अपन इशू करते हैं सबसे पहला पैसा किसका आता है? अपना एप्लीकेशन का। सर एप्लीकेशन में तिंगड़ाबाजी ये है कि सोचो कंपनी ने मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर्स। कंपनी ने कितना इशू किया? 10,000 शेयर्स। और उसमें सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन वो भी कितना शेयर्स का आया आपका? 10,000 शेयर्स का आया आपका। ठीक है, कंपनी में सब्सक्रिप्शन कितना का आया आपका? 10,000 शेयर्स का आया आपका बराबर। ऐसे वाले केस में क्या करेंगे मुझे बताइए आप लोग? ऐसे वाले केस में क्या करेंगे हम लोग? सर कुछ नहीं, नॉर्मल एंट्री मारेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि आप कंपनी दे कितना रहा था, इशू भी कितना हुआ, इशू भी कितना हुआ 10,000, और सब्सक्राइब भी कितना हुआ 10,000। कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन। इसमें बेसिक एंट्री आएगा, इसमें कोई भी डाउट्स? इसमें कोई भी डाउट्स नहीं? ओके। केस नंबर टू, केस नंबर टू, इशू आपने किया 10,000 शेयर्स, इशू आपने किया 10,000 के शेयर्स, सब्सक्राइब आपका हुआ है 9,000 शेयर्स। बताओ, कोई इशू है? नहीं। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है आपका? 90% होना चाहिए। ठीक है, इसी में एक पॉइंट कर रहा होगा, 90% नहीं होता है तो वो शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। पहला बात तो उसको इशू नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, इसको कवर अप करने के लिए भी टेक अ हेल्प ऑफ अ, याद आ रहा है, अंडरराइटर का एंट्री सिखाया हुआ है आप लोग को। ठीक है, अंडरराइटर वाला एंट्रीज आप लोग को देखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट में टच नहीं कर रहा हूँ, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला एंट्री याद है, शुरू का एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो जो खर्चा होता है कंपनीज को,
तो वो सब की एंट्रीज आपको अभी रिवाइज करना है, जब आप लोग अभी सेल्फ रिवाइज करोगे मेरे सामने। ठीक है, ये सब मैंने बीच में बता दिया आपको, ताकि आपको दिमाग में रहे कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, चलेगा। नाउ ये भी इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो दिक्कत तो नहीं हो रहा ना यश, प्रॉब्लम नहीं है ना। नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, 10,000 शेयर्स मैंने इशू करवाया, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन मिला है 12,000 के ऊपर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितना के ऊपर मिला, 12,000 के ऊपर। तो इसमें 3 ऑप्शन बनता है। अगर ऐसा हुआ मतलब कि ये सिचुएशन क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हल्का हल्का बढ़ा। सो इसमें और कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ेगा, अगर सोचो ओवर सब्सक्रिप्शन तो हुआ ही है, साथ में प्रीमियम में इशू है। ये अल्टीमेट चीज है, मतलब इसके बियॉन्ड क्या ही सवाल पूछेगा आपको, वाला बात है कि ओवर सब्सक्राइब हुआ है और प्रीमियम हुआ है। आप देख के इसको डर जाओगे, बट सबसे पहले ये समझे आपको क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब में कोई डिफरेंट, कोई आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब में कोई डिफिकल्टी लगता है क्या, नहीं। क्या आपको प्रीमियम वर्ड में कोई डिफिकल्टी लगता है क्या, नहीं। केवल हमें अलग अलग करना है और हमें आंसर निकालना है, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं एक बार खाली ऑफ टॉपिक जाके आपको डिबेंचर्स के बारे में बता देता हूँ एक बार के लिए। डिबेंचर्स में जो लास्ट का टॉपिक था, ठीक है, जहां पे लॉस होता है, याद है ना, इशूड एट अ प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड रिडीम्ड आल्सो एट अ प्रीमियम, उस टाइप के सवाल बहुत बार पूछ रहे हैं एग्जाम्स में। तो वो सब आप लोग को एकदम मतलब होता है ना, आप लोग के लिए गोल्डन क्वेश्चन है ये सब, वो सबको मिस मत करना, वैल्यूज को ध्यान से रखना, तब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो सब क्वेश्चंस बहुत पूछने लग गए आजकल, तो आप लोग वही केस बना के दे देगा कि एंट्रीज पास करो ये 3 सिचुएशंस में। कोई एक परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों को, कोई एक इशू वाला डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा, कोई डिबेंचर इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया। और मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है कोलैटरल वाला पार्ट, वो हमको लगता है कि 3 मार्क का सवाल पूछ सकता है। गारंटी नहीं है, बस मन में लग रहा है कि आ सकता है। ठीक है, तो ये सब देख के जाना है अपने को, चलेगा चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रीमियम वाला बात हो गया। सर इसमें 3 ऑप्शन बनता है आपके पास में, क्या बनते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके बनेंगे। पहला ऑप्शन क्या है साहब, कि रिफंड कर दिया। सर रिफंड करने से क्या करना है आपको, सर सिंपल सा बात है, बैंक अकाउंट जो एक्स्ट्रा पहले डेबिट हुआ था उसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं सर, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे सर हम लोग, सर प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। सर प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या है, 2 वर्ड सीखना है अपने को। ठीक है, अप्लाइड और अलॉट। ठीक है, अप्लाइड और व्हाट, अलॉटेड। सर अप्लाइड का मतलब क्या है, प्रो राटा में सिस्टम ये है, क्योंकि मैंने बाजार में 10,000 चॉकलेट्स दिए थे, बट मांगने वाले 12,000 आ गए, बट मुझे किसी को भी ना नहीं करना है कि ये और चॉकलेट्स नहीं है। तो जिसने 10 मांगा उसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा, जिसने 20 मांगा उसको थोड़ा अपना हिसाब से कम कर दूंगा, ताकि सभी बच्चे जो है, सभी के सभी लोग क्या हो जाए, खुश रहे। पहले वाले केस में क्या था, जो पहले 10,000 लोग चॉकलेट मांगने आए उनको मैंने चॉकलेट दे दिया, बाकी लोगों को मैंने बोला चॉकलेट को नहीं। इस वाले केस में क्या है, मैं सबको खुश करना चाहता हूँ। ठीक है, क्वाइट डिफिकल्ट टास्क राइट, सबको खुश करना चाहता हूँ, सबको देना चाहता हूँ। अगर मैं सबको देना चाहूंगा तो अल्टीमेटली आई हैव टू मेक अ बैलेंस राइट। तो मुझे ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा कि उसने कितना मांगा और मैं उसे मैक्सिमम कितना एलोकेट कर सकता हूं। हमारे एग्जाम्पल में सोचो, अगर हमने पूरा शेयर्स को अगर एलोकेट किया होता बेस्ड ऑन प्रो राटा, तो हमने अप्लाई कितना किया था और अलॉट कितना हुआ, 10,000। यानी कि आपको सवाल ऐसे नहीं बोलना है कि ये हुआ तो ये हुआ, अपना सवाल जैसा पूछेगा। मतलब सर अगर हमें बोला कि एक पर्टिकुलर बंदा है, वो 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1,000 शेयर्स के लिए, तो उसको अलॉट कितना होगा, नेचुरल सा बात है, मुझे बताइए अप्लाई कितना किया, या उसने मांगा कितने, 1,000, उससे कम होगा या ज्यादा एलोकेट, मुझे इतना बताओ। कम ही होगा, लॉजिकल बात है या नहीं है, तो अपना आंसर वैसे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सर देखो 12,000 जो मांगता है उसको कितना मिलता है, 10,000। तो आप मुझे बताइए अगर वो एक मांगेगा तो कितना मिलेगा उसको, 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000, और उसने कितना मांगा है, 1,000, तो उस हिसाब से आप आंसर निकाल लोगे। ये हो गया सिचुएशन नंबर ए। जब भी आप शेयर से क्वेश्चन करो और ये प्रो राटा का क्वेश्चन आए, हमेशा देखिएगा जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, तो हमेशा देखना आप लोग कि अप्लाइड अलॉटेड वर्ड दिया हुआ है क्या, या इस टाइप का करस्पॉन्डिंग वर्ड्स दिया हुआ है क्या, उससे पहले उसको सर्कल कर लेना ताकि वो गलती ना करो। ठीक है, और रिवर्स सिचुएशन में सकता है कि ऐसे क्वेश्चन हमको बोल दिया कंफ्यूज करने के लिए कि ना, क्या क्या पूछ सकता है, बताओ ना। ठीक है, क्या बोलेगा आपको कि हाँ अलॉटेड दे दिया कितना, 1,000, और आपको बोलेगा अप्लाई कितना किया था। नेचुरल से बात है, अगर मुझे मिला, ये क्या है, मिला, और ये क्या था, मांगा। ठीक है, मांगा ज्यादा या कम, ज्यादा, तो क्या होगा एंट्री, 12,000 बाय
10,000 इंटू 1000, इसमें कोई डाउट होते बताओ। ठीक है, अब और क्वेश्चन को कैसे टफ करना है इनको, ये क्या करेंगे, इसी चीजें को, इसी प्रक्रिया को क्या करेंगे पता है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। हमारे लिए कैटेगरीज सब इंडिविजुअल देखेंगे। क्या पता कैटेगरी नंबर 1 में बोलेंगे 10,000 लोग अप्लाई किया और उनको 10,000 अलग लोगों को मिल गया, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं, नो टेंशन। कैटेगरी 2 में क्या है, बोलेंगे 10,000 लोग अप्लाई किया, 5,000 लोग दिया, मतलब कि ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया। और कैटेगरी 3 को बोला कि 2,000 लोग बचा था, उनको क्या कर दिया, बताओ कोई इशू। सिंपल है। ठीक है, सर ट्विस्ट कैसे आता है ये बताओ, ये तो समझ में आ गया, ट्विस्ट कैसे आता है ये बताओ। ट्विस्ट ऐसे आता है कि ये केस समझ में आ गया आपको। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें जब ये यहाँ से समझ में आ गया बढ़िया से एकदम, यहाँ पे कोई भी इशू मुझे बताइए, मैं रोक लूंगा अपने आप को, बताइए। एकदम बिल्कुल स्मूथ है यहाँ तक, केसेस सबको समझ में आ गया बढ़िया से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि टू रिवाइज, जो मेरा पार्ट लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए छोटा सा, क्योंकि अभी स्पेसिफिक आप लोग जो डाउट बोला उसको डाउट कर रहा हूं मैं। टू रिवाइज, सबसे पहले जो है आप लोग परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस को देखोगे शेयर्स में। नंबर 2, क्वेश्चंस जो आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, पास्ट ईयर के एग्जाम्स का देखते हुए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये यश भी सुन सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स वाले क्वेश्चन में जो पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जनरली ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि प्रो राटा के ऊपर सवाल पूछ रहा है वो लोग। ठीक है, प्रो राटा के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं एंड उसके बाद में फोरफिट कर रहे हैं शेयर्स को आप। ठीक है, और री इशू कर रहे हैं। इसको क्या करने के लिए क्या कर रहा है बताया क्या, इसमें क्या पता केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ही रखे, बस सिंपल करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम ज्यादा पूछ रहे हैं। और री इशू जो है बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा शेयर्स री इशू नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट री इशू हो रहा है। ठीक है, इसमें जो टफ वाला पार्ट होता है, इट इज नॉट की प्रोराटा डिफिकल्ट होता है, इसमें डिफिकल्ट होता है कि कितना शेयर्स री इशू हुआ है। फोकस जो आ रहा है क्वेश्चन में वो री इशू के ऊपर है। या फिर सवाल ऐसे पूछेगा कि शेयर्स इतना था, इतना शेयर्स बाकी था, उसने शेयर्स फॉरफिट कर दिया, इतना री इशू कर दिया, पर शुरू के एंट्रीज को वो लोग बोल ही नहीं रहा कुछ भी करने के लिए। आपको डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, फोरफिचर और री इशू के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 80 इलस्ट्रेशन जो है आपका लास्ट वाला, उनमें जो कंटिन्यूसली एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है वो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं, आपके वर्किंग नोट में दम होना चाहिए, खाली वर्किंग नोट में दम है तो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है आपको, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, एंड री इशू जब करते हैं तो कुछ पैसा कहाँ जाता है आपका, कैपिटल रिजर्व में। वो अमाउंट कितना है वो ध्यान रखना है आपको हमेशा। ठीक है, हाँ, कैपिटल रिजर्व वाला पार्ट समझ में आ गया, रिजर्व कैपिटल बता दो, इसको इसको समझाया तो उसको बता दो, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात, यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, अब मुद्दा सुनो, ये समझ में आ गया। सर प्रॉब्लम क्या होता है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल समझ में आया। प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर शेयर होल्डर होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं जो कि शायद 1,000 शेयर्स अप्लाई करते हैं, अलॉट उसको शायद 500 शेयर्स ही होता है। बट जब क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त में मुझे नहीं पता कितना पैसा आने वाला है, एप्लीकेशन के वक्त में वो पैसे ज्यादा देंगे या कम देंगे, वो पैसा ज्यादा दे देगा। मैंने बोला कि 1,000 शेयर्स उसने अप्लाई किया, उसको 500 शेयर्स मिला। अब उसे तो नहीं पता था कि उसको 500 शेयर्स मिलेगा। एप्लीकेशन के वक्त में क्या ऑप्शन रहता है उसके पास में, कोई ऑप्शन रहता है क्या, उसको कितने के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है, 1,000 के हिसाब से, तो वो क्या करता है, ज्यादा पैसा दे देता है। ठीक है, ज्यादा पैसा को क्योंकि हम लोग उसका पैसा को वापस नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट या फिर फर्दर कॉल्स के लिए। ठीक है, ये एक सीन रहता है आपका, एडजस्ट करते हैं अपन क्या, फर्दर कॉल के हिसाब से। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, यही ट्विस्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें क्या करते जनरली, क्या पता एक की जगह 2 शेयर होल्डर हो जाएगा, आपको आपको मतलब है क्या, नहीं। क्या पता पहले वाला का शेयर ही फॉरफिट कर रहा है, आपको मतलब है क्या, नहीं। क्या दूसरे वाले को कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया, क्या पॉसिबल है क्या, हाँ। इसमें ट्विस्ट कैसे कैसे तो मैं बताता हूँ। ठीक है, कभी कभी या तो आपको शेयर्स दिया हुआ रहेगा कि इतना शेयर था उसके पास में, इतना उसने पैसा दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो ये हो गया बेसिक, जहाँ पे शेयर्स डायरेक्टली दिया हुआ है। नंबर 2 ट्विस्ट क्या करेगा ये लोग, नंबर 2 ट्विस्ट ये है कि शेयर्स दिया हुआ है, ठीक है, एक शेयर का दिया हुआ है अलॉटेड, दूसरे का दिया हुआ है अप्लाइड, मतलब एक शेयर होल्डर का दिया हुआ है अप्लाइड, दूसरे का दिया हुआ है
अलॉटेड, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, उस हिसाब से पैसा एडजस्ट करोगे। क्या डिफिकल्टी इसमें? थोड़ा लेवल ओ बोल सकता है इसको। ठीक है, उसके बाद में कैटेगरी नंबर 3। ठीक है, जो एक ही टाइप का क्वेश्चन है पूरा बुक में, कि इसमें ये बोला है कि इतना फलाना रुपीज आपको मिल चुका है, इतना रुपया मिल गया आपको शेयर होल्डर से, सारा जितने भी शेयर होल्डर्स थे, अब एकदम प्रिसाइसली बोलो तो 1,08,000 रुपया मिल गया था अलॉटमेंट का। नियम से मिलना कितना चाहिए था वो निकालना, शायद 1,20,000 रुपया था मिलने का। तो हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ कि कितना पैसा ड्यू है, हमने क्या किया, इनडायरेक्टली निकाल लिया कि पैसा कितना बाकी है। अब देखो मैंने आपको कहा था ना, कल जो आपने प्रैक्टिस किया है उसका मजा आपको आज मिलेगा। ये क्वेश्चन को मुझे वर्बली डिस्कस करने का दरकार नहीं पड़ रहा, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसमें क्या हो गया मैंने बता दिया आप लोग, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन में। ठीक है, कि ऊपर वाले केस में क्या था, शेयर्स दिया हुआ था, शेयर्स के हिसाब से अपन वैल्यू निकाल रहा था कि बाकी कितना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, आपको दिया हुआ नहीं कि शेयर्स कितना है, आपको शेयर्स निकालना पड़ेगा इस वाले केस में। सर शेयर्स निकालेंगे कैसे, ऐसे दिया हुआ है, हमेशा क्या निकालता है हम लोग कि भैया शेयर्स इतना दिया हुआ है, इतना पैसा बाकी था, उसके हिसाब से कंपनी को इतना पैसा मिला है, यही होता है। पहले बताता है शेयर्स इतना मिला किसी को, उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, फिर हम लोग ये निकालते हैं कंपनी को पैसा कितना मिला। इस वाले केस में क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप पहले दे दिया, कंपनी को कितना पैसा मिल गया, उस हिसाब से हम क्या निकालना है, कितना उसने पैसा अप्लाई करा शेयर, उस हिसाब से कितना बाकी उसका है। तो हमें पीछे चलना है इस वाले केस में, केस वही है, क्वेश्चन को बताने का तरीका क्या कर दिया, अलग कर दिया। समझ में आया आपको? केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या है साहब, केस नंबर 4 में ऐसा सीन है कि क्या पता ऐसा हो कि किसी एक शेयर होल्डर, उसने शेयर 1,000 शेयर अप्लाई किया था। ठीक है, क्या करेंगे अभी, मतलब हो गया क्या? ठीक, ठीक है, 1,000 शेयर अप्लाई किया था उसने, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और तुरंत उसका शेयर को क्या कर दिया, प्रॉफिट कर दिया। तो अब मुझे बताइए, सोचो एग्जांपल 1,00,000 शेयर है टोटल, तो 1,00,000 शेयर बचेगा या 99,000 शेयर हो जाएगा? 99,000 हो जाएगा, क्योंकि सर 1,00,000 शेयर तो पहले था, और अब आपने क्या कर दिया, 1,000 शेयर को क्या कर दिया आपने, प्रॉफिट कर दिया, खारिज कर दिया आपने हाथों हाथ। तो अभी जो फर्दर एंट्रीज अपन मानेंगे, एग्जाम्पल अलॉटमेंट के हाथों हाथ आपने शेयर को क्या कर दिया, प्रॉफिट कर दिया। अब जो है, जो एंट्रीज अपन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का मारेंगे, वो अपन 1,00,000 शेयर्स के हिसाब से मारेंगे, 99,000 शेयर्स के हिसाब से मारेंगे, 99,000 शेयर्स के हिसाब से, बिकॉज 1,000 शेयर्स को अपन ने क्या कर दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया है। एक सेंस यहाँ तक। तो इस टाइप के अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है, एंड प्लस आप लोग सेट ई वाला जो क्वेश्चन है, उसको अगर एक बार कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा आराम से, जो मैंने आपको शीट दिया वो अल्टीमेट क्वेश्चन हो गया। तो सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ फोरफीचर टाइप के क्वेश्चन जितने होते हैं आपके, वो वाले क्वेश्चन वो आप लोग आज बैठोगे तो कर लोगे। बात समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत मुझे बताइए, ठीक है। अब सर करना कैसे है, इन क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो दो तरीका मैंने सिखाया था आप लोगों को, एक था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा था आपका टेबल वाला केस। टेबल जो है वो भी स्टेटमेंट से ही बना है आपका। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जो कि देखो आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, 6। 6 में ओवर कॉम्प्लिकेशंस नहीं देंगे, आपने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जिसमें इतना बड़े बड़े टेबल बन गए थे, वो 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन है। 6 मार्क मैंने कितना ट्रांजेक्शन दे देगा आपको, वो भी सोचे ना एक बार के लिए आप, ज्यादा नहीं दे पाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 शेयर होल्डर को दे देंगे। इस तरीके से मैक्सिमम घुमाएंगे आपको क्वेश्चन को, और कोई स्पेसिफिक पोर्शन को टारगेट करेंगे वो लोग। आप ऐसे मत सोचिए कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल फोर्थ कॉल भी दे दिया, उसके बाद 2 शेयर होल्डर भी दे दिया, उनके पैसे भी दे दिए, कैटेगरी भी दे दिया, प्रॉफिट भी कर दिया, रेशियो भी कर दिया, पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, तो यू टू बी स्मार्ट दोनों तरीके से। अभी क्या है, जब हमने क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किया था, वी हैड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, और मैंने उसमें और कॉम्प्लिकेशंस डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें लगा कि यार स्टेटमेंट से नहीं हो पाएगा, सिर्फ चार्ट से ही हो पाएगा, या चार्ट से हो पाएगा स्टेटमेंट से नहीं होगा, वैसे वाइस वर्सा। अब 6 मार्क वाले में इतना दिमाग एप्लीकेशन दरकार ही नहीं, जैसे आप लोग कंफर्टेबल वैसे करो। आपको लगता है मेरे को चार्ट इजी लग रहा है, चार्ट क्योंकि है थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है प्रोसेस, थोड़ा इजी हो जाता है प्रोसेस, तो चार्ट से जल्दी होता है क्वेश्चन सॉल्व, नेचुरल सा बात है वो चीज। बट अगर अभी लास्ट मोमेंट में आपको लगता है कि नहीं मेरे को चार्ट नहीं समझ में आ रहा, मेरे को टेबल वाइज फॉर्मेट वाइज करने का, वैसे करने का वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है, अभी चेंज नहीं करना मेथड, जो करना था पहले मेथड कर लेता। ठीक है सर, अगर चार्ट बनाने का तो कैसे बनाऊंगा, पहले मैं मैकेनिकल चलाता हूँ आपके लिए। ठीक है सर, एकदम सोचो कोई आपका स्टोरी चल रहा है लाइफ में, क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन देखो, मेरे को जैसे अभी कोई क्वेश्चन याद है क्या, नहीं। मैंने क्वेश्चन को समझ लिया था इसलिए मुझे पता चल गया, आप लोगों को भी यही करना है।
फॉर 1 सेकेंड डोंट थिंक कि मेरे को एंट्री मारना है, एप्लीकेशन का एंट्री मारना है, मेरे को अलॉटमेंट का एंट्री मारना है, कुछ नहीं मारना है। आपको सिर्फ इतना पता है कि एसपीआर का वैल्यू अलग से आता है, ठीक है। उसके अलावा शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, थोबड़ा का वैल्यू आता है हमेशा, ठीक है। शेयर्स जब फोरफीड करेंगे, शेयर्स जब फोरफीड करेंगे तो क्या होता है मुझे बताते हो पहले। जो पैसे मेरे को पास आ गए, पैसे कौन से आ गए, जो पे किया वही आएंगे ना, वो तो ऑब्वियस सा बात है। बट कौन से पैसे आ गए, जो एप्लीकेशन के फॉर्म में मुझे पैसे मिल गए, जो मुझे अलॉटमेंट के पैसे में फॉर्म में पैसे मिल गए, कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू वाला पार्ट या इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओनली द फेस वैल्यू वाला पार्ट जो है उसका वैल्यू को अपन फोरफीचर वाले वाले पार्ट में डालते हैं। प्रीमियम का जो पैसा अपने को मिल चुका है, मिल गया, उसको क्या करते हैं, उसका कुछ भी नहीं सर, गया रात गई बात गई। आपने फायदे फायदे में मुझे रुपए दे दिए, आपने दे दिया मैंने ले लिए, मुझे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट सर इसमें भी प्रीमियम आता है, कौन सा प्रीमियम आएगा इसमें, सर इसमें प्रीमियम वो आएगा जो मिला नहीं। सर जो दे दिया बात गई रात गई, जो मिला नहीं उसके लिए पीछे पड़े रहूंगा, ठीक है। समझ में आया? तो फेस वैल्यू वाला पार्ट जो है, फेस वैल्यू मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू है आपका, पेड अप वैल्यू जो भी है आपका, ठीक है। फेस वैल्यू मैं समझ गया ना, फेस वैल्यू क्यों लिखा है, थोड़ा सा गलत है बस समझ में आ गया ना आप लोग को। पेड अप वैल्यू वाला पार्ट, कॉल्ड अप वैल्यू वाला पार्ट वैसे आता है आप लोग का। और प्रीमियम जो मिला नहीं वो भी आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या आएगा आपका, और क्या एंट्री आएगा इसके बाद में बताइए। इसके बाद फोरफीचर का एंट्री खत्म हो गई क्या। पॉलिसी रेट कौन सा होता है, जो पैसा हमने को मिला नहीं, वेरी गुड, पैसा नहीं मिला, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका। उसके बाद क्या आएगा एंट्री आपका, री इशू का। कॉल्स इन एडवांस वाला पार्ट चांसेस कम है कि पूछे एग्जाम में, टू बी वेरी फ्रैंक। कॉल्स इन एडवांस का सवाल कम पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बट अगर आ गया तो यस, कॉल्स इन एडवांस वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। री इशू के वक्त में, ठीक है, दो कैटेगरी हो सकता है, या तो री इशू अपने किया एट पार में, या तो री इशू किया एट अ डिस्काउंट में, या फिर री इशू किया एट अ प्रीमियम में। प्रीमियम में आएगा तो वही एसपीआर आ जाएगा आपका, वो खेला अलग हो गया आपका, उसका एक सवाल करोगे आप लोग। री इशू एट अ प्रीमियम एक क्वेश्चन करोगे, री इशू एट अ पार कुछ क्वेश्चन नहीं करने दरकार है, री इशू एट अ डिस्काउंट ये दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये लिख के रख लीजिएगा अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो, ठीक है। री इशू के वक्त में यानी कि उसमें फोरफीचर है, री इशू मेन फोकस में है आपका। फोरफीचर री इशू सॉल्व 3 क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने पहले बोला था फोरफीचर और री इशू कितना बोला मैंने, सॉल्व 3 क्वेश्चंस, और वो एक बार में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कि आपका शेयर्स फोरफीड हुआ, इतने शेयर होल्डर्स थे, शेयर्स फोरफीड हुआ आपका, और उसको अपन ने री इशू किया। इसके 3 से 4 क्वेश्चंस आप करोगे अभी, ठीक है। बाय आफ्टरनून यू हैव टू कंप्लीट री इशू, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स आप लोग खत्म करके डेथ में जाओगे आप लोग, तुम इशू ऑफ शेयर्स खत्म करके डिबेंचर्स खत्म करोगे। एडमिशन प्रॉपर्ली खत्म हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस कर लिया, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस अभी करके तुम आज इशू ऑफ शेयर्स में सब में खत्म करोगे, डिबेंचर्स को शाम तक खत्म कर दोगे, क्योंकि डिबेंचर्स में इतना टाइम लगेगा। मैंने शीट भेज दिया ना ग्रुप में, उसमें से क्वेश्चन देख देख के कर लेना। और डिबेंचर्स का अगर मेरे पास लेक्चर है तो वो शेयर भी कर दूंगा मैं। और उसके बाद में तुम शाम तक करो, डेथ खत्म करो आज, रात को जब बैठेगा, छोटा चैप्टर है फटाफट खत्म हो जाएगा एकदम। डेथ क्योंकि ना सबके लिए इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ सबका, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स का एमसीक्यूज भी करना है। तो आज तुम थ्योरी खत्म कर लो, मतलब ये सब पार्ट खत्म कर लो, कल तुम एमसीक्यूज कर लेना। कल तुम्हारे लिए क्या क्या बचेगा फिर, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स और सीएफएस बाकी है, तो फिर कल तुम सीएफएस करना बस, ठीक है। कल कितना हो गया 28, 29 तारीख को तुम करेगा, मतलब सीएफएस से ज्यादा ही करना पड़ेगा तुमको हल्का हल्का, बट मिनिमम बोल रहे थे हम। और फिर 28 हो गया, फिर 29 तारीख को तुम करेगा डिसोल्यूशन, वहां फिर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाला चैप्टर है वो, तुम बोला था हमको, इसलिए हम लास्ट चैप्टर रख के रखा है उसको, डिसोल्यूशन वाला चीज। डिसोल्यूशन रिटायरमेंट ये दो चैप्टर बचेगा ना, एडमिशन जैसे हुआ तो रिटायरमेंट भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट कल ही ट्राई करो करने का, ताकि एक डिसोल्यूशन बचेगा, उसका पेपर्स करो, जो रिवीजन करना है वो रिवीजन कर लो, जिस चैप्टर में वीकनेस है वो कर लो। तुम लोग का टारगेट है कि तुम लोग आज खत्म करने की कोशिश करेगा सिलेबस को, अभी जाके सीएफएस करना। तो डेथ खत्म कर लेना, डेथ से ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, डेथ आधा कर लो आज, आधा कल कर लेना, इस तरीके से कर लो। और सीएफएस तुम करो, तुम्हारा सीएफएस हुआ हुआ नहीं है, तो हम सीएफएस तुम्हारा, तुम कम से कम 4 घंटा आराम से सीएफएस को दो, 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स का तुम टारगेट रखो कि हम सीएफएस करके उठेगा। ताकि हम इसलिए बोल रहे तुमको कि तुम परसों वापस से सीएफएस का क्वेश्चन उठाएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स, सीएफएस, ये सब क्वेश्चन जो तुमको वापस हम शीट देगा करने के लिए परसों। 29 को हमको, तुम लोग तो एकदम फ्री चाहिए हमको। 29 को हम शीट देगा हर एक चैप्टर का, दो क्वेश्चन तुम लोग देगा करने के लिए। फिर तुम लोग देखो कि इसमें दिक्कत आ रहा है, 29 को उन्हीं चैप्टर में वर्क करेगा जिसमें आपको स्पेसिफिकली दिक्कत हो रहा है। समझ में आया? तो 29 का मिड तक हमें चाहता हूँ कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से हो जाए। तुम्हारा डिसोल्यूशन बचेगा खाली, वो तुम कर लेगा, तुम्हारा मेरे हिसाब से आज ही हो जाना चाहिए खत्म।
आज नहीं होगा? ठीक है, तो तुम लोग आज तुम जो शुरू करो, कल तो हो जाएगा, है ना? कल तो हो जाएगा, कल तक खत्म करो। ठीक है, आज जोर मार के पढ़ो। आज तुम लोग बड़े से पढ़ लिया, बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम लोग के लिए भी। सेम तुम आज खत्म कर सकता है, ट्राई कर सकता हो तुम, मतलब 80-90% तुम्हारा खत्म हो सकता है, तुम्हारे पास बहुत सा टाइम बचेगा फिर। ठीक है, संभव आज मेहनत करना तेरे को ज्यादा। ठीक है, रीइशू के वक्त में मुझे बताइए, अगर प्रीमियम में हुआ, कोई हेडेक, पैसा ज्यादा मिल रहा है, क्या टेंशन है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना है, खत्म। सर कैपिटलिज्म में कौन सा पैसा आएगा फिर? एक जो फायदा हुआ वो, और कुछ आएगा? प्रीमियम वाला पार्ट भी कैपिटलिज्म में आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलेगा सर। बट जब डिस्काउंट में री इशू होता है, जब डिस्काउंट में री इशू होता है, तब हल्का सा कॉम्प्लिकेशन आता है। ठीक है सर, क्या कॉम्प्लिकेशन आता है? सर कैपिटल रिजर्व में, सर कैपिटल रिजर्व में दो चीज आता है। सर वो दो चीज क्या क्या है आपका? एक, जो हमने जो फोरफीट किया था, उस समय जितना भी फायदा आपका हुआ था, वो फोरफीट जब किया, मतलब बेसिकली तुमने जो पैसा मुझे दे दिया उसको मैंने वापस कर दिया। मैंने बोला अब तुम्हारे शेयर लिस्ट नहीं होंगे, जो पैसे तूने दे दिए वो गया। ठीक है, ये मेरा फायदा हो गया। और री इशू करते वक्त तुमने जो डिस्काउंट अगर किया है, तो वो मेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया। और इनको आपस में कंपेयर करके जो भी पैसा बचता है वो कहां ट्रांसफर करते हैं अपन? कैपिटल रिजर्व। तो सर इसमें दो सिचुएशन क्रिएट होगा, कैपिटल रिजर्व वाले इस केस में दो सिचुएशन क्रिएट होगा आपका। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है आपका कि साहब, आपने जितने भी शेयर्स फोरफीट किए थे ना, जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीट किया था, उतना का उतना आपने क्या कर दिया, इस पे तो माथा लगाने की दरकार ही नहीं है। फोरफीचर के वक्त में शेयर फोरफीचर का वैल्यू देखो कितना है, डिस्काउंट के वक्त में डिस्काउंट देखो कितना दिया तुमने, उस समय डिस्काउंट की जगह क्या वर्ड आएगा आपका? री इशू के वक्त में क्या आएगा डिस्काउंट की जगह में? वर्ड शेयर फोरफीचर आएगा, क्योंकि फायदा हुआ तो भी शेयर फोरफीचर, नुकसान हुआ तो भी किस में रिकॉर्ड करेगा? शेयर फोरफीचर। और पूरा का पूरा शेयर्स अगर फोरफीट किया है तुमने, तो क्या होगा बताइए? 1000 शेयर्स फोरफीट किया, 1000 शेयर्स री इशू कर दिया, भाई इसमें कितना रुपया आया था फायदा, इसमें कितना नुकसान हुआ? डिफरेंस अमाउंट कहाँ जाएगा आपका? काम ही खत्म, कोई टेंशन दरकार ही नहीं है। ठीक है, चलेगा क्या? 1000 शेयर्स अगर तुमने फोरफीट किया है, 1000 शेयर्स का वैल्यू तुमने फोरफीट किया है, और 1000 शेयर्स तुम्हारा री इशू हुआ है। सोचो 1 लाख रुपए का तुमको फायदा हुआ था, 90,000 का तुमने डिस्काउंट दे दिया, तो नेट में कितना रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएगा? इसमें तुमको नंबर ऑफ शेयर से कोई मतलब है क्या? क्योंकि मैंने क्या किया, जितना शेयर्स फोरफीट हुआ है, उतना ही पैसा मैंने क्या, उतना ही शेयर्स मैंने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। तो इसमें कोई भी टेंशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली बात ही नहीं है। तो इस वाले केस में क्या जबरदस्ती का वो रेशियो वगैरह निकाल के आंसर निकालोगे क्या? नहीं निकाल। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कब होता है? मुद्दा देखा जाए तो अभी जब आपने करना शुरू नहीं किया उसके पहले कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद इजी हो गया आपका। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, फोरफीट आपने किया 1000 शेयर्स, फोरफीट कितना किया आपने? 1000 शेयर्स। बट पॉसिबिलिटी है, पहले तो मुझे ये बताइए, 1000 शेयर्स को मैंने डीलिस्ट कर दिया, डीलिस्ट नहीं सॉरी, मतलब अपने उनको एज अ पावर ऑफ अ शेयर होल्डर मैंने हटा दिया, बट मैंने री इशू कितना किया? 500 शेयर्स। पॉसिबिलिटी है। इस केस में मैंने जो फायदा कैलकुलेट किया, वो कितना के हिसाब से कैलकुलेट किया? 1000 के हिसाब से। नुकसान जो है, नुकसान वो कितना के हिसाब से निकाला है? 500। विल इट बी फेयर, विल इट बी फेयर कि मैं इन दोनों का जो वैल्यूज है डायरेक्टली माइनस करके आंसर निकाल दूं? विल इट बी फेयर, मुझे बताइए, क्या ये कंपैरिजन सही होगा? सिर्फ फायदा निकालते वक्त 1000 शेयर को देखा, नुकसान होते वक्त 500 शेयर्स को देखा, तो क्या कंपैरिजन करते वक्त फेयर होगा चीजें? नहीं। मैंने आपका एक टेस्ट लिया 100 मार्क का, दूसरा टेस्ट लिया 50 मार्क का, क्या मैं उसके हिसाब से दोनों का वैल्यू इक्वल वेटेज देके अगर मैं आपका कॉमन मार्क्स दे दूं, क्या वो फेयर होगा? हाउ डू आई हैव टू कंपेयर कि आपने अच्छा किया है नहीं किया? भाई 100 मार्क के हिसाब से आपने 50 के हिसाब से निकाला वैल्यू, और आपका जो 50 है उसके हिसाब से निकाल लिया। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूंगा कि 100 मार्क के हिसाब से 50 का अगर मैं निकालूं तो कितना वैल्यू बनता,
और यहाँ पे 50 मार्क में कितना मिल रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं वैल्यू निकालू तो वो फेयर होगा या नहीं होगा? फेयर होगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है कि फोरफिट हुआ 1000 शेयर्स, री इशू कितना हो रहा है? 500 शेयर्स। फॉरगेट अबाउट कि एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड वाला पार्ट जो है वो सब छोड़ दो एक बार के लिए। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ऐसे निकालने का आंसर कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, आप खुद सोचो एक बार के लिए, तो मैं कैसे निकालूंगा आप मुझे बताइए। आप भूल जाओ कि फॉर्मूला है कोई। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 1000 शेयर्स के हिसाब से वैल्यू है 1 लाख रुपया। मतलब शेयर फोरफिचर अकाउंट में कितना रुपया आ रहा है? 1 लाख। और री इशू के टाइम में, री इशू के वक्त में आपने डिस्काउंट दिया है, सोचो सब कुछ 500 शेयर्स के हिसाब से 45,000 रुपीज। पॉसिबिलिटी? ठीक है। इतना वैल्यू को आपने री इशू किया है। कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया जाएगा आप मुझे बताइए। बताइए कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? कॉमन सेंस लगाते हुए बताओ। कॉमन सेंस के हिसाब से निकालोगे आपका काम हो जाएगा जल्दी। फॉर्मूला नहीं चाहिए, फॉर्मूला बाद में आया था ना। पहले तो कोई तरीका से आंसर निकला होगा, उसके बाद फॉर्मूला निकला होगा ना। क्या गलत बोला? लॉजिकली बताओ, मुझे कंपेयर करना है कि मेरे को कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है। नुकसान तो मुझे दिख ही गया है 40,000 का। उसका तो कोई बात, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? इस जगह में कोई कॉम्प्लिकेशन है? री इशू के वक्त में कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? नहीं। बट फॉरफीचर में कितना वैल्यू के हिसाब से मैंने निकाल लिया है? 1000 शेयर्स के हिसाब से। ठीक है। तो डोंट यू थिंक सर ये 1000 शेयर्स के हिसाब से फायदा कितना का हुआ था आपको? 1 लाख का। एक शेयर के हिसाब से आपको कितना का हो रहा है? ठीक है। और मुझे कंपेयर कितना का करना है? 500 शेयर्स के हिसाब से। तो 500 शेयर्स के हिसाब से कितना होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 500। ये गया फॉर्मूला। और एक बार के लॉजिकली भी सोचो सर, कंपेयर मुझे 500 शेयर के हिसाब से करना है। ऊपर कितना वैल्यू का हिसाब से दिया हुआ है? 1000 शेयर के हिसाब से। ठीक है। 1000 शेयर्स के हिसाब से वैल्यू कितना बनता है? 1 लाख। कंपेयर मुझे किसके हिसाब से करना है? 500। तो नियम से वैल्यू कितना बनना चाहिए? 50,000। और डिस्काउंट कितना का दे दिया? 45। तो कैपिटल रिजर्व में नेट में ट्रांसफर कितना रुपए का होगा? 5,000 रुपए। और इसका वैल्यू भी कितना आएगा आपका? 50,000 रुपए आएगा ना इसका वैल्यू तो। ये तो हमने फोरफीचर का वैल्यू निकाला एज पर 500 शेयर्स बराबर। और आपको ये हो गया फायदा कितना? 500 शेयर्स के हिसाब से। और नुकसान कितना हुआ आपको? तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड वाला जो शेयर्स तुम जो निकालते हो उसके हिसाब से आंसर निकालने में समझ में आया या नहीं आया आप लोग को? अब ये क्लियर हुआ बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, एक सेकेंड। फंडामेंटल्स का हर एक कैटेगरी में एक क्वेश्चन कर लो। जैसे पीएल अप्रो का एक अच्छा क्वेश्चन कर लो। ठीक है, पीएल अप्रो का एक अच्छा क्वेश्चन कर लो। उसके बाद में जैसे पहले पीछे से शुरू करो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कैपिटल, ये क्या बोलते हैं इसको, पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पीछे से कर लो। हल्के हल्के क्वेश्चन कर लो। उसके बाद में पीएल अप्रो के अच्छे क्वेश्चन कर लो थोड़े बहुत। इस तरीके से दो चार क्वेश्चन से पीछे पीछे कर लो जो एग्जाम्स में आए हुए ना। ऐसे बेसिक क्वेश्चन मत करना, देखिए तो समझ में आ ही रहा है तुमको। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 36 सॉरी, 36 35, ये सब पीएल अप्रो के क्वेश्चन कर लो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको पीएल अप्रो बनाने का, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया एंट्री मारने का। तो वो दो क्वेश्चन हो गए आपका। उसके अलावा एक कर लो आईओडी का क्वेश्चन अच्छा, इसमें दोनों केस आ जाए, रेगुलर ड्राइंग्स इरेगुलर ड्राइंग्स, इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन कर लो एक ठो। ठीक है, सर 28 कर लो। 32, ये 22 कर लो। उसका एक आईओसी का क्वेश्चन कर लो। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का करना है क्या? 10 कर लो एक ठो क्वेश्चन। 41, 49, 50 अच्छा क्वेश्चन है। 54 हो जाएगा मेरे हिसाब से इतना। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो और करवा देगा तुम थोड़ा बहुत क्वेश्चन, इतना तो करो पहले।
10 से क्वेश्चन दिया है मैंने शायद। टाइम देके करना है एकदम। आइए, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका था री इशू फोरफीचर का खेला पूरा। ठीक है, मैंने आपको हर चीज का बता दिया यहाँ पे, क्या क्या चीज आपका आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये शेयर्स बेसिक लेवल पे अलॉटेड अप्लाइड वैल्यू के हिसाब से सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोग को। ठीक है, कैसे कैसे शेयर्स प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट वगैरह सब कुछ बता दिया मैंने आप लोग को। रिवाइज करते वक्त अंडर राइटर का क्वेश्चन, परचेस कंसिडरेशन का क्वेश्चन, सब रिवाइज करना है आप लोग को। ये वाला पार्ट भी मैंने आपको साथ में एलोकेट कर दिया। अब मुद्दा क्या है सर, स्टेटमेंट बेस कैसे करेंगे हम लोग, देखो सर स्टेटमेंट हम लोग बनाते क्यों है, या फिर हम जो टेबल है वो बनाते क्यों है। ठीक है, टेबल हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि सर ऐसा होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तब हमें नहीं पता होता है कि हम कितने शेयर्स हमें मिलेगा। राइट, जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं वी डोंट नो हाउ मेनी शेयर्स विल बी, सॉरी, अलॉटेड टू अस। मैंने अप्लाई बोलते था, इट विल बी अलॉटेड टू अस, हमें नहीं पता। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना शेयर्स अलॉट होगा, तो हम पेमेंट जो है अप्लाइड के हिसाब से कर देते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन के वक्त में शुरुआत में पैसे आता है कंपनी के पास में, तो हम ज्यादा पैसा दे देते हैं। ज्यादा पैसा को अगर हम लोग रिफंड करें तो बात अलग है, बट अगर कंपनी बोल रहे हैं कि हम लोग प्रो राटा के हिसाब से करेंगे, तो उन पैसों को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो हमेशा अगर आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्रो राटा के ऊपर आएगा, ये बेसिक स्टेप तो हमेशा ही फॉलो होगा। पहला बात कि एप्लीकेशन का जो मनी है, एप्लीकेशन मनी जो है वो कितना ड्यू है आपका, सॉरी एप्लीकेशन मनी, सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ तुमको। ठीक है, कितना तुम्हारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, उसमें से, उसमें से प्रोडक्ट ये रहा, कहाँ गया प्रोडक्ट वाला, ये रहा। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या था, सबको मैंने कहा था चॉकलेट जो है वो पैसे कितने थे, 10,000। पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, 10,000 में से जो एक्स्ट्रा लोग आए उन लोगों को मैंने वापस भेज दिया, तो मैंने पैसे वापस क्या कर दिए, वापस कर दिए। दूसरे वाले में केस में मैंने क्या बोला, मुझे सबको खुश करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबको जितना मांगा उस हिसाब से नहीं दिया, बट सबको दिया। इसने बोला 50 पैकेट चॉकलेट चाहिए मेरे को, मैंने बोला 50 तो नहीं दूंगा, 50 के हिसाब से कम दूंगा, उसी को अप्लाइड अलॉटेड बोलता है। अप्लाइड मतलब मैंने कितना मांगा, अलॉटेड मतलब कितना मुझे मिला। ये हो गया प्रोराटा आपका। ठीक है, जब प्रोराटा होता है मतलब कि मैंने मांगा ज्यादा, मैंने पैसे ज्यादा के हिसाब से दिए, बट व्हाट, पैसा मैंने ज्यादा दिया एप्लीकेशन के हिसाब से, बट शेयर्स मुझे कम मिला, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको मैं क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। पहला स्टेप क्या होगा आपका, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बट उसमें से मुझे ये जानना है कि मेरा एक्चुअली में एप्लीकेशन मनी जो है वो ड्यू कितना था आपका। ठीक है, उसकी वजह से मेरे को एक्सेस या फिर जितना भी तुम्हारा रिफंड वाला केस है वो तुमको निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद इमीडिएटली आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ये प्रोसेस तो होना ही है आपका। ठीक है, कि भैया उसमें से अलॉटमेंट मनी जो है वो कितना ड्यू है। अब ऑब्वियसली जब एक्सेल बनाते हो तो इजी जल्दी से बन जाता है आपका फटाफट। ठीक है, बाकी वाले केस में हर एक स्टेप में आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, दैट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें तो टाइम ज्यादा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, जल्दी नहीं बनता आपका। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू है। ठीक है, उसमें से आपने जो एडजस्ट कर दिया ऊपर वाले पार्ट से, यहाँ से जो एडजस्ट किया आपने, एक्सेस मनी जो आपका आया, उसको जो आपने एडजस्ट किया यहाँ पे, वो कितना है आपका, उसके हिसाब से ड्यू। अगर ज्यादा पैसा मिल गया तो अलॉटमेंट मनी से भी ऊपर नेक्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट कॉल वाला आएगा। यहीं पे आप लोग क्या करना, सिंपली वर्किंग नोट पे दरकार नहीं है, बट आप लोग हमेशा अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितना है ना, वो भी तुम यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, लेस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे एक तो लाइन में झूठ गया, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी। ठीक है, सॉरी, अलॉटमेंट मनी ड्यू आ गया यहाँ पे आपका, फिर लेस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसका यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे अलग से इसका वर्किंग नोट आएगा। सर क्यों इसका अलग से वर्किंग नोट क्यों आएगा सर, क्योंकि अगर बाई चांस कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर के बारे में दिया हुआ है जो पैसा नहीं दिया था, उसको भी अपन यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लॉजिकल बात है। क्या मैं अलॉटमेंट जो पैसा मुझे मिल गया उसमें क्या पूरा वैल्यू आएगा, या वो पैसा आएगा जो मुझे मिला है एक्चुअली में, मिला है एक्चुअली में, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जो कुछ पर्टिकुलर शेयर्स को होल्ड करके रखा था, उसने अगर मुझे पैसे नहीं दिए हैं तो मैं क्या करूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। लॉजिकल बात है।
क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? तो ये वाला पार्ट अपन वर्किंग नोट में लिख देंगे, ठीक है? उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी, या फिर तुम डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर। ठीक है तुम्हारा? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? अब सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, अगर तुम्हारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, देखो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे अगर इतना आएगा तो प्रोराटा वोराटा इतना कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। अगर वो भी आ गया बाई चांस तो नीचे का री इशू फॉरफीचर नहीं आएगा। समझ में आया? दोनों में से कुछ ना कुछ पार्ट तो कटेगा ही। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट एंड, इतना बड़ा एक साथ नहीं आता 6 मार्क के हिसाब से, अगर 8 होता तो आ जाता, 6 के हिसाब से नहीं आएगा इतना बड़ा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फ्यू, ठीक है, लेस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। सर ये क्यों निकाल रहे हैं आप लोग जबरदस्ती का? बिकॉज इससे मुझे क्या मिलेगा, राइट? कॉल सिनेरियो मिल जाएगा मुझे कितना बाकी है, और ये दोनों को चेक ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉल सिनेरियो, और नीचे का कैलकुलेशन करके भी मुझे क्या मिलेगा, कॉल सिनेरियो में डबल वेरिफिकेशन हो रहा है कि मेरा आंसर करेक्ट है बिल्कुल। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? अब देखो स्टेटमेंट बनाओगे ना तो ये मास्टर हो गया आपका, ठीक है? स्टेटमेंट बनाने से नुकसान क्या है, ये मास्टर को वापस बनाना पड़ेगा आपको फॉर द पर्टिकुलर एग्जांपल शेयर होल्डर, फिर उसके बाद तुमको शेयर होल्डर श्याम के लिए अलग से बनाना पड़ेगा तुमको, कि उसका कितना एप्लीकेशन का तुमको पैसा मिला था, कितना ड्यू था उसका। इसमें तुम क्या कर सकते हो ना, एप्लीकेशन मनी ड्यू इस तरह से शॉर्ट में लिख देना थोड़ा सा हल्का हल्का, उतना कोई चेक नहीं कर रहा है। ठीक है? पूरा पूरा लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा तुम लोग को लिखने में। अगर आप लोग स्टेटमेंट बेस में जा रहे हो, अगर आप लोग टेबल फॉर्म में जा रहे हो तो वहां तो नीचे लिख दो आप लोग शेयर होल्डर ए, शेयर होल्डर बी, इस तरह से लिख लो आप लोग। समझ में आया क्या? तो ये वाला पार्ट है, ठीक है? एक सेकंड। तो एप्लीकेशन मनी जितना भी ड्यू है उससे से जितना भी एक्सेस वाला पार्ट आया उसको एडजस्ट कर देंगे अपन और आंसर निकाल देंगे। इसमें जनरली क्या होता है, एक्सेस वाला पोर्शन आता है ये अगर इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है इसका, ठीक है? अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, ये वापस बताता हूँ, एक्सेस हो गया आपका ये वाला पार्ट, या फिर जो भी पार्ट आपको रिफंड करना है, बराबर? ये पार्ट आ गया। जनरली जो क्वेश्चन बनता है उसमें क्या होता है आपका, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हुआ रहता है, अलॉटमेंट मनी यू कितना उतना निकाल लिया तुमने, लेस तुम क्या करोगे, जो भी उसका एक्सेस वाला पार्ट था उसको तुम क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे। तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉल सिनेरियो कितना बाकी है उस पर्टिकुलर शेयर का। सेकंड वाले केस में ऐसा होता है कि उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। समझ में आया? तीन टाइप के एंट्रीज आएंगे आपकी, इससे ओवर कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले आप, ठीक है? क्या तो कुछ स्पेसिफिकली टाइप का दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया वो अलग मैटर हो गया, जो आपने प्रैक्टिस कर लिया ऑलरेडी। उसके अलावा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका आएगा, ठीक है? अब इसमें हल्का हल्का मिर्ची कब आएगा आपका, जब आपका प्रीमियम वाला पार्ट आ जाता है इसमें। तो क्योंकि प्रीमियम का वैल्यू अलग से होता है तो वहां पे हल्का हल्का जैसे 1 रुपए 2 रुपए के चक्कर में आप लोग गलती करते हो वहां, तो वो सब ध्यान रखना है आप लोग को। तो जब अभी आप लोग सम्स प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जब सम्स प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ठीक है, एक तो कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है आपका, उसका क्वेश्चन करोगे। नंबर 2 जो है वेंडर अकाउंट वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसी का पार्ट है वैसे तो, वेंडर अकाउंट तो ऊपर में आ गया तो हो जाएगा ना। फिर आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटर्स कमीशन वाला एक क्वेश्चन इसका कर लोगे। नंबर 3 आप लोग क्या करोगे, नॉर्मल इशू एंट्रीज करोगे पहले, ठीक है, इशू एंट्रीज करोगे प्रीमियम के साथ वाला, ठीक है। नंबर 4 क्या करोगे आप लोग, इशू प्लस प्रोराटा नो प्रीमियम, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा करोगे आप लोग, इशू प्लस प्रोराटा प्लस प्रीमियम। इतना क्वेश्चन कर लो, हो गया। हम्म, तो वापस बोलो ना एक बार। हाँ, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं करा तो तुमने पैसा वापस कर दिया, अगर प्रोराटा करना पड़ेगा तो प्रोराटा मेंशन होगा। हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मानेगा क्या तुम, एक्स्ट्रा पैसा तुमको जो मिल गया। नॉर्मल केस में अपन क्या करता है, पैसा वापस ही करेगा। नॉर्मल केस में तो अपन पैसा वापस ही करेगा, एडजस्ट थोड़ी ना करता है। एडजस्ट करते वक्त प्रोडाटा बोलेगा कि पर्टिकुलर शेयर्स है, ये है वो है, इसे बताएगा तुमको अच्छे तरीके से। और इतना वेग रहता नहीं कभी, टू बी वेरी फ्रैंक। तुम्हारा क्वेश्चन मिल गया अलग मुद्दा हो गया, बट इतना वेग नहीं रहता, क्वेश्चन बताता है तुमको कितना पैसा वापस कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब बताता है तुमको, ठीक है? क्लियर है?
जो मैंने टाइप्स दिए क्वेश्चन निकालो तुम लोग करने का। अब तो डर नहीं है। अब तो डर नहीं। अच्छा तुम लोग को बैलेंस शीट बताना है ना खाली, तो इतना तुम लोग कर लो, उसको बैलेंस शीट बता दूंगा तुम लोग को। शुरू का पार्ट नहीं दे रहा हो तुम लोग को एकदम, हाँ। इशू ऑफ शेयर ज्यादा प्रीमियम देना है क्या तुम लोग क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 बी, ये आपको क्या हो गया क्योंकि डाला पता है? इसमें कॉल से नरेगा का क्वेश्चन है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 15 बी, नए बुक के हिसाब से 20 ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस। 23। तीन क्वेश्चन मैंने बिफोर फोर तुमको दे दिया, ठीक है, करने के लिए। उसके बाद दिक्कत होता तो और करेंगे अपन, ठीक है। मेडिसिन की तरह दे रहा हूँ अभी, एक बार तेरे डोज शुरू करो। 28। ये तो कर लेता कल, 1,08,000 रुपये वाला क्वेश्चन। हाँ, तो हो जाएगा। ये हो गया ना, तो नहीं करना का ना। बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इलास्ट्रेशन 29, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 29, क्योंकि इसमें लास्ट का जो पार्ट दिया ना कि पूरा शेयर फॉरफिट नहीं हुआ, वो अच्छा क्वेश्चन है टू। 31 किया था। हाँ बैलेंस शीट किया था ना। समझाया। हाँ 31 जरूरी है, हाँ। 31 इलास्ट्रेशन 31 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग भी इलास्ट्रेशन 31 देख लेना एक बार, हाँ। शेयर्स का 29, 31, 32 भी सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। 32 भी सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। 37 का ये वाला कर लेना, तुमको दिया था, अगर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। 38 का भी करिए था ये वाला। ठीक है, हो गया 38 का, वेरी गुड। फोर फीचर यू शुड एट प्रीमियम हो गया था क्या ये वाला क्वेश्चन? हाँ, देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। इलास्ट्रेशन 32, ये एक क्वेश्चन करना है प्रीमियम वाला क्वेश्चन बस, और नहीं करना प्रीमियम वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये हो गया एक बार में तो दरकार नहीं है, तो और कराना पड़ेगा, ठीक है। 46, अच्छा क्वेश्चन है। इलास्ट्रेशन 46। 49 लास्ट में करना है तुम, 50 कर लो। 58। 59 भी अच्छा क्वेश्चन है, 59 अच्छा क्वेश्चन है। 59 और 69, नहीं 59 और 68 कर लो, ठीक है। 59 और 68, एक बार इतना ही करो, ठीक है। लास्ट में अगर टाइम मिला तो 70 का जो लाइन है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारा का सारा। तो 70 सारा ट्राई कर लेना, 72 से 78, इलास्ट्रेशन 72 से 78, सारे नए टाइप के क्वेश्चन देखो आप लोग। 72 2020 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का सैंपल पेपर, समझ रहे? 72 से 78 किया हुआ है ना। हाँ, ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन अगर फटाफट हो रहा है ना, तो पीछे के क्वेश्चन में आ जाना। ये तुम लोग शुरू 72 से 78 कर लो पहले, उल्टा करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पहले इतना ट्राई कर लो, फिर बता देना मेरे को, इतना पहले ट्राई कर लो, इसे बता देना। इसको संभव बता दो कौन सा करना है। जब प्रैक्टिस कर रहे हो एंट्रीज सारा का लिखने का दरकार नहीं है आप लोग को, कुछ कुछ का लिख लो,
हाँ कुछ कुछ 4-5 क्वेश्चन का कर लो खाली, या 3-4 क्वेश्चन का कर लो। उसके अलावा सिर्फ वर्किंग वर्किंग फटाफट निकालो कि हाँ मोटा मोटी निकाले तुमने कितना कितना है, एप्लीकेशन कितना आ रहा है उतना निकाल के दे। पूरा पूरा जनरल एंट्री लिखने का टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं तो शो करने में 5 घंटा लग जाएगा तुम लोग को। समझ में आया कि एंट्रीज आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैल्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तुम ये चेक कर लो खाली अपना साइड में रफ में वैल्यूज लिख लो खाली फटाफट। ठीक है।